जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्लास 10वीं का, जो कि एक चैप्टर आप लोग का प्रकाश की परावर्तन चैप्टर जो कि है, इसका भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इससे पहले आप लोग को 2 क्लासेस का दे चुके हैं एक चैप्टर का, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास में 20 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। चलिए, आज की क्लास हम लोग 40वें प्रश्न से आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और वहाँ से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, और आप लोग को बाद में बताना है जो आप जो है 20 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे या आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े होंगे जब आपको पढ़ाए थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसी होती है। आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग को तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। देखिए 41वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्च लाइट हो या हेडलाइट हो या दाढ़ी बनाने के लिए हो, इस सभी में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी गमन करती है, यही आपसे पूछा गया है। आपको हम पहले ही क्लास जब स्टार्ट किए थे उसी समय आपको बताए थे प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो प्रकाश की किरण गमन करती है किस दिशा में गमन करती है। तो उम्मीद करते हैं आप अधिक समय नहीं लीजिएगा, बड़ी आसानी से आंसर बता दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे? तो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, या सरल रेखा भी हम लोग कहते हैं। चलिए 43वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है और सभी विषय का आपको क्लास करवाया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और कहा गया यहाँ से आपको पूछा गया है जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? काल्पनिक या आभासी जिसे हम लोग कहते हैं वो प्रतिबिंब कैसा होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी बताइएगा, और आंसर आप लोग को बताते चलना है ताकि बाद में आप लोग बता सके जो आपका कितना सही हो पाया है। तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा ही होता है, याद रखिए चलिए 45वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो समतल दर्पण में आवर्धन प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है? सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 के बराबर। कितना? 1 के बराबर होता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया, फोकस पर क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 46वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपसारित हो तो लगती है। यहाँ पे यानी कि इस पूरा लाइन को वही बोले ना, खाली स्थान टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, नहीं होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विषम परावर्तन होता है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो आपको अधिक समय बोले हैं पहले ही नहीं दिया जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होता है, ठीक है, नियम का पालन होता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया है यहाँ पे 48वें प्रश्न में, गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 3 यहाँ पे है और एक ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुवीय के सापेक्ष मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। उसका आवर्धन क्या होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा, उसका आवर्धन क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा। m बराबर 0 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं, समझिए आप पढ़े ही नहीं हैं। कहा गया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है मोटर गाड़ी के। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 50वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो 50वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर दर्पण। गोलीय मोटर गाड़ी जो होता है उसके जो सामने हो या साइड में लगा हो क्या होता है, उत्तर दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक सीधा और आवर्धिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति होती है, कैसी होती है वस्तु की स्थिति, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धन प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कैसा होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्पण और ध्रुवीय और उसके फोकस के बीच बनता है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए 6 पॉइंट आप लोग को लिखाए थे, ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में। अगर आपको 6 पॉइंट याद है तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कहा गया है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुवीय के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कैसा होगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुवीय के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अगर आपको वो 6 पॉइंट याद है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आभासी और काल्पनिक, आभासी यानी कि या काल्पनिक जिसे हम लोग कहते हैं, और बड़ा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा, ठीक है। चलिए 53वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आधी होती है, जो कि आप लोग को बताए हुए हैं, F बराबर R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होता है फोकस दूरी, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 54वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा। कहा गया, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है।
आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो कहाँ पर स्थित होने पर प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है और यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है 55 नंबर। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसमें कहा गया था एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको बोले हैं वो 6 पॉइंट याद है तो ये सारा प्रश्न का जवाब दे पाइएगा, नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा एक भी क्वेश्चन। कहा गया वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। किस दर्पण से प्राप्त होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप लोग बताइए जो कौन सा दर्पण से आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। जो 56 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर दर्पण से। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है और ये लास्ट प्रश्न आपका होने वाला है। ठीक है, 60 प्रश्न बोले थे लेकिन 60 नहीं, आज की क्लास में सिर्फ आपको 17 क्वेश्चन ही करवाए हैं और इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए हैं। अब आप लोग का बायोलॉजी का क्लास चलेगा, फिर उसका केमिस्ट्री का, इतिहास का, भूगोल का, सभी विषय का लगातार क्लास आप लोग को चलने वाला है। तो यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 57वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप लोग बताइएगा 17 में से आप लोग का कितना सही हो पाया। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे क्लास में आप लोग से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।